नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 5 बजे वाली क्लास अपनी तैयार है और जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाओ। अपन देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जो अपनी तैयारी में परफेक्ट हैं। कल मैंने बच्चों के कमेंट पढ़े थे, मजा आया, वास्तव में लगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसी ही तैयारी चाहिए अगर रिट में आपको सिलेक्शन निकालना है तो। कल का न्यूज़पेपर सबने पढ़ा होगा, उस न्यूज़पेपर में आपने भी देखा था कि साफ साफ दे रखा है, साफ साफ दिया हुआ था कि बायोमेट्रिक के आधार पर अब की बार बच्चों को परीक्षा हॉल में बिठाएंगे। 3 माह से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी गाइडलाइन दे रखी है इनका आप अच्छे से ध्यान रखना। क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकार के लिए अब की बार ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बीजेपी सरकार जब अब की बार चुनाव में जीती है तो उनका पहला यही था कि उन्होंने कहा था पेपर लीक नहीं होने देंगे और ये उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा होगी। अगर इसमें पेपर लीक होता है तो उनकी थू हो जाएगी। नहीं होगी, अब की बार पेपर लीक नहीं होगा। मजे से तैयारी में जुट जाओ, पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है और आप भी अलर्ट हो जाओ। कल की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ, देखें फटाफट। हमने पढ़ा था बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। फिर हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास क्या है और वृद्धि और विकास में कौन कौन से अंतर है। खूब अच्छे से पढ़ लिया था हमने। तो फटाफट मुझे ये बताओ वृद्धि और विकास में कौन कौन से अंतर है ना। देखो, मापा और तोला जा सके वो क्या है? वृद्धि। तो विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है, पता है ना आपको। फिर हमने कहा था कि संरचनात्मक पक्ष से कौन सी संबंधित है? वृद्धि। तो कार्यात्मक पक्ष से विकास। समझ में आ रहा है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था? वृद्धि और विकास के बाद में कुछ अवस्थाएं पढ़ी थी। जैसे थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। और ये जो सामान्य वर्गीकरण हमने किया था, इस सामान्य वर्गीकरण में हमने पढ़ा था सबसे पहले गर्भावस्था, सबसे पहले गर्भावस्था। और ये जन्म पूर्व अवस्था। उसके बाद में हमने पढ़ा था शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था में हमने पढ़ा था क्या कि जन्म से शैशव अवस्था में जन्म से 5 वर्ष। फिर बाल्यावस्था हमने पढ़ा था, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में हमने क्या पढ़ा था? 6 से 12 वर्ष। उसके बाद हमने कहा था प्रौढ़ावस्था, सॉरी किशोरावस्था। और किशोरावस्था में हमने पढ़ा था 13 से 18 वर्ष। और लास्ट में हमने पढ़ा था प्रौढ़ावस्था, और इसको हमने पढ़ा था 19 के बाद। ये हमने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा, ठीक है ना। तो टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब देखो, इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कुछ थोड़ा सा कि अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर रोज का नाम ले, किसका? अगर आपसे पूछा जाए कि रोज ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, तो रोज ने कितनी अवस्थाएं दी थी? टोटल 4। कौन कौन सी? सबसे पहले इन्होंने कहा शैशव, शैशवावस्था। और शैशव अवस्था में इन्होंने कहा जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष। फिर हमने कहा था पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था में हमने देखा था 6 से 12 वर्ष। और फिर हमने पढ़ा था किशोरावस्था, और किशोरावस्था में हमने पढ़ा था क्या? 12 से 18 वर्ष।
तो ये बातें हमने किस में पढ़ी थी? रोज के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं और सामान्य वर्गीकरण में कौन कितनी है? 5 अवस्थाएं हैं। फिर हमने एक व्यक्ति का नाम पढ़ा था जोन्स। जोन्स के अनुसार भी हमने देखा था, तो इन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई थी, शैशव, बाल्य, किशोर और प्रौढ़। 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने भी बताया था। तो ये अवस्थाओं के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था। आज अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण जो है इसको पढ़ेंगे, एक एक अवस्थाओं को पूरा करेंगे। 1% निश्चित आना है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले अपनी जो अवस्था है वो कौन सी रहेगी? गर्भावस्था। चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल दो। देखो समझना इस चीज को, गर्भावस्था समझना, फिर इसके यूं के यूं आप नोट्स बना लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? चलो देखते हैं। देखो गर्भावस्था जो है यानी एक मेल और फीमेल जब अंतः क्रिया करते हैं तो उसमें महिला जब गर्भ को धारण करती है और जब तक बच्चा जन्म लेता है उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? गर्भावस्था। इसका ये मान लो 0 से 9 माह का इसका जो काल है, 0 से 9 माह। इस गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। यहां से प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा, पीछे की रीट में भी यहां से प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। देखो पहली जो अवस्था है वो बीजावस्था है, इसी को अपन डिंबावस्था भी बोलते हैं, इसी को जर्मिनल स्टेज या ओवम स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। जब महिला गर्भवती होती है उसके 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है उसको बीजावस्था या डिंबावस्था, जर्मिनल या ओवेम स्टेज के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो अवस्था है वो है भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये कब होती है? 2 सप्ताह से 2 माह तक। दूसरी स्टेज 2 सप्ताह से 2 माह। और जो तीसरी स्टेज है वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से जो प्रश्न पूछा गया था पीछे रीट में, वो प्रश्न पूछा गया था ये जाइगोट, कि जब मानव का निर्माण होता है तो उसमें सर्वप्रथम भूमिका होती है जाइगोट की। देखो इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान और अंडानुमा होती है, इसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। यानी कि जब मनुष्य का निर्माण, मनुष्य का सर्वप्रथम बीजारोपण होता है उस समय वो क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है, युक्ता कहलाता है, युक्ता। हिंदी में बोलते हैं युक्ता और इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। तो याद रखना एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि मानव जीवन की शुरुआत होती है जाइगोट से। ओके, फिर देखो भ्रूण अवस्था, इस अवस्था में शिशु का जो विकास होता है वो सर्वाधिक होता है। जो महिलाएं हैं वो इस बात को आप अपने घर पे डिस्कस करना, बहुत अच्छे से बता पाएंगी कि ये जो समय आता है 2 सप्ताह से 2 माह, यानी टोटल कितना रहेगा? 8 सप्ताह तक। 8 सप्ताह तक का जो समय होता है इसमें शिशु का जो विकास होता है वो सर्वाधिक होता है, और वो भी 3 परतों के द्वारा शरीर का निर्माण करते हैं। कैसे? एक होता है बहिस्तर, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। इससे क्या बनता है? त्वचा बनते हैं, बाल, नाखून और दांत। याद रखना, जिससे त्वचा, बाल, नाखून और दांत बनते हैं उसे बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। दूसरा है मध्य स्तर, मेसोडर्म। क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मांसपेशियों का। और तीसरा है अंतः स्तर। तीसरा कौन सा है? अंतः स्तर। इससे क्या होता है? एंडोडर्म बोलते हैं। तो याद रखना ये एक्टो है और ये एंडो है, बस इतना याद है रखना। एक्टोडर्म बाहरी और एंडोडर्म अंदर की है। इससे क्या बनते हैं कि फेफड़े बनते हैं, लीवर बनते हैं, हृदय बनता है, और हमारी जो पाचन प्रणाली जो होती है ना, पाचन प्रणाली, उस पाचन प्रणाली का भी निर्माण होता है। उस पाचन प्रणाली का भी क्या होता है? निर्माण होता है। तो अंतः स्तर में फेफड़े, लीवर, हृदय और जो पाचन प्रणाली है उनका निर्माण होता है।
जबकि मध्य स्तर क्या करती है, मांसपेशियों का निर्माण करती है, और बही स्तर त्वचा, बाल और नाखून और दांत बनने शुरू हो जाते हैं। फिर आती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसको अपन बोलते हैं फीटल स्टेज। ये 2 माह से जन्म तक, यानी 2 माह से जन्म तक की जो अवस्था, उसको क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, फीटल स्टेज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। बच्चे को ये नहीं पता लगता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है, और जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। कल भी मैंने बताया था, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे, उसमें मैंने पढ़ाया था विकास क्रम का सिद्धांत, और उसमें मैंने बताया था आपको सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, इसे कुप्पू स्वामी ने कौन सा नाम दिया था, याद, फटाफट कमेंट कर दो, याद है तो, है ना। फिर देखो, गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की जो स्वाद इंद्रियां हैं उनका विकास प्रारंभ हो जाता है। याद रखना इन बातों को कि देखो, गर्भावस्था का जो तीसरा माह होता है उसमें शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास, वो बननी शुरू हो जाती है, उसको स्वाद आना शुरू हो जाता है। तो स्वाद इंद्रियों का विकास कब प्रारंभ होता है, तीसरे माह से शुरू हो जाता है। तो ये जो है, ये आपकी गर्भावस्था है। यहां से जो प्रश्न पूछा जाए तो इसमें एक प्रश्न तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो एक तरफ आपको अवस्था दे देंगे, एक तरफ उसकी अवधि, या इसमें दे देंगे कि कोई एक अवस्था दे देंगे, जैसे फीटल स्टेज का संबंध किस अवस्था से है, या बोल देंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज किसे कहा जाता है, तो हिंदी के नाम दे देंगे, इंग्लिश में दे देंगे, जर्मिनल स्टेज, ओवम स्टेज। अब इनको आप ध्यान से रटना जरूरी है कि आपके मस्तिष्क में ये रहे कि जाइगोड क्या है, जाइगोड क्या है। तो इन बातों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करके फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, नोट डाउन करो, हो गया नोट डाउन, चलो आगे देखते हैं अब अपन। चलो देखते हैं, अब ये आप मुझे देखो, बताओ फटाफट कि गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि होती है ना, गर्भावस्था की वो सामान्य अवधि कितनी होती है, चलो बताओ फटाफट। 270 से 280 दिन होते हैं। 270 से 280 दिन होते हैं। इसका मतलब अगर सप्ताह पूछे तो 40 सप्ताह, और अगर माह पूछे तो 9 माह और 10 दिन तक हो सकते हैं। तो अगर गर्भावस्था की सामान्य नॉर्मल नॉर्मल अगर अवस्था है तो वो आपसे ये पूछेगा 270 से 280 दिन, सप्ताह में पूछेगा तो 40 सप्ताह है, और अगर माह में पूछेगा तो 9 माह या 10 दिन। लेकिन न्यूनतम अवधि कितनी हो सकती है और अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि, न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम हो सकती है 180 दिन, और अधिकतम हो सकती है 330 दिन, 330 दिन। ओके, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन रखना, दिमाग में रखना कि गर्भावस्था, गर्भकाल की, यानी जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी अवधि कितनी होती है, 270 से 280 दिन, 40 सप्ताह, 9 माह 10 दिन। न्यूनतम बच्चा जन्म ले सकता है 180 दिन का, और अधिकतम 330 दिन तक। ये ये कंडीशन है, सामान्य केस में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना बस इसको कि ऐसा भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कारक है, आप भी बताओ, चलो नोट करके मुझे बताओ। सबसे पहला कारक है माता का स्वास्थ्य,
यानी माता का स्वास्थ्य कैसा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और दूसरे नंबर पे प्रभावित करेगा माता का पोषण, माता का पोषण। और फिर सबसे ज्यादा प्रभावित जो करता है वो करता है माता और पिता की आयु, माता पिता की आयु। और मनोविज्ञान ये कहता है कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है औरत कब 21 से 28 वर्ष की महिला जो होती है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन अगर इससे कम है और इससे ज्यादा आयु की अगर महिला है तो उस महिला की आयु का प्रभाव उस बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर दृष्टिपात होता है, दिखाई देता है। ये कौन कहता है? मनोविज्ञान कहता है। और फिर अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि माता का शराब व तंबाकू का सेवन, शराब व तंबाकू का सेवन। अगर कोई महिला अगर शराब का और तंबाकू का सेवन करती है तो वो भी बच्चे के स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से, प्रभाव जरूर डालती है। तो ये कारण है। इसके अलावा एक दो जगह खाली छोड़ दो, आप भी नोट डाउन करना। जैसे अन्य वातावरणीय कारक भी हैं, है कि नहीं? अपने गांव में तो बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारक हैं। जैसे कि मान लो घर लड़ाई दंगो रहा है, वातावरण माहौल अच्छो को नहीं, कई अगर जिठानी अच्छी को नहीं कहेंगे, सासू अच्छी को नहीं कहेंगे, समस्या बहुत सारी हैं। जब आदमी पीसा को नहीं कमावा तो बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं। यानी कि महिला का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी उसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर प्रभाव जरूर डालता है। तो इन सब का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर दिखाई देता है। अब देखो, एक रोग है रूबेला, नोट करना इसको। एक रोग है रूबेला जिसे अपन कहते हैं जर्मन मीजल्स। क्या कहते हैं? जर्मन मीजल्स। दूसरा रोग है हर्पीस। कौन सा है? हर्पीस। और तीसरा रोग है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसी को HIV को कहते हैं। जैसी जो समस्याएं होती है वो नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब कि अगर आनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो रोग होते हैं इनका संचार होता है। इनका क्या होता है? इससे इसमें जाएंगे और फिर इससे इससे आगे वाली पीढ़ी में जाते हैं ना। तो इनका जो प्रभाव है वो इन बच्चों के ऊपर दिखाई देता है। अगर माता पिता महिला अगर इन रोगों से ग्रसित है तो उसके बच्चे के ऊपर ये आनुवांशिक रूप से ये रोग अपने आप उसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? तो इनका ध्यान रखना, अच्छे से इनको नोट डाउन करना। और एक दो कारण जो आपकी तरफ से समझ आए तो कमेंट में भी बताओ और मुझे वैसे भी आप बताओ, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। ओके, नोट डाउन करो इसको, फिर अपना इसमें आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट डाउन? फिर देखते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो क्या कहता है? शैशव अवस्था। यानी हमने गर्भा अवस्था को कंप्लीट कर दिया, अब अपन देखेंगे शैशव अवस्था। इसका काल अवधि, अवधि लिखो इसकी, जन्म से, इसकी अवधि लिखो जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक। इसी को अपन बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी स्टेज। देखो, मैंने कल बताया था आपको कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कौन करता है? कोमेनियस, 1628 ईस्वी में। तो इन्फेंसी मतलब बच्चों का स्कूल। तो यहां शैशव अवस्था को क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज कहते हैं ना। अब देखो, इसमें बच्चे की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यहां से प्रश्न कंफर्म पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट की पावर 1000 के स्क्वायर लगा देना, पक्का आएगा प्रश्न, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है।
रट लो, कैसे ही रट लो, देसी तरीके से अपने जुगाड़ लगा के रट लो, दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही शब्द बोले तो आना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि फिटल स्टेज कब है, तो आपको पता होना चाहिए 2 माह से 9 माह तक, 2 से 9, यानी 2 माह से जन्म तक, याद होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है? गर्भस्थ शिशु का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए ना। जर्मिनल, ओवम, एम्ब्रियोनिक और फेटल स्टेज, याद होना चाहिए, पूरी चीजें एकदम से याद हो। तो ऐसे ही अपन देखेंगे कि यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल है, यानी कि आधारशिला का मतलब नींव, ये उसके भविष्य का निर्माण करने वाली अवस्था है। अब इस अवस्था को अन्य अलग नामों से जाना जाता है। अब यहां से भाई साहब प्रश्न कन्फर्म पूछा जाता है अन्य नामों से, रट लेना, कैसे भी रटो, तरीका अपन भी ढूंढेंगे, लोकल आप भी ढूंढो। पहला है खिलौनों की अवस्था, याद कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। खिलौनों की अवस्था क्यों? क्योंकि 5 साल तक ज्यादा बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है कि नहीं खेलता? सबको पता है रे भाई साहब। अपने को वो देखो, बच्चों को अपन ला के देते हैं मेले से, जो इसमें वो स्लीपर आती है छोटी छोटी, जिनमें पुंगी लगी होती है, बच्चा चलता है, वो आवाज करती है, वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर खेलता है। वो हाथी, भालू, उनमें भी वो सीटियां लगी रहती हैं, इसका मतलब बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहली जो अवस्था है वो है खिलौनों की अवस्था, फिर अतार्किक चिंतन की अवस्था है। कोई तर्क नहीं होता इस अवस्था में बच्चे के पास। जैसे आप घर पे बैठे थे, बच्चे को गोद में ले रखा है, आपने कहा देखो बेटा चंदा मामा आ गए, वो पूछेगा कौन चंदा मामा, फिर आप कहोगे चांद, वो पूछेगा आपसे चांद क्या है, और रोजाना कहां से आ जाता है, और क्यों आता है पापा ये, क्यों आता है मम्मी ये, क्यों आता है भैया, मतलब बेतुकी बातें, बिना तुक की बातें करता है। कोई तुक नहीं होता है, बिना मतलब की बातें, कोई तर्क नहीं होता है उस बात। आपने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो वो पूछा क्या पूरे राष्ट्र का पिता था गांधी, मतलब उसके पास कोई तर्क नहीं होता है, बेतुकी बातें करता है, ठीक है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है। तीसरी है खतरनाक व अपीली काल, ये कहा था हरलोक ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खतरनाक और अपीली काल इसलिए कहा था कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो जब वो गर्भ से बाहर आता है, तो उसका वातावरण के साथ एक समायोजन स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू होता है। तो प्रारंभिक दिनों में, यानी 1 सप्ताह तक उसका वजन घटता है, और इस कालखंड में बहुत से बच्चों की डेथ हो जाती है। इसलिए श्रीमती हरलोक ने कहा था कि यह खतरनाक और अपीली काल है, ठीक है, याद रखना। कल्पना जगत में विचरण, कल्पना जगत में विचरण करता है। इस 5 साल को टाबर और शाम को बैठे बैठे बात करा वो कि मम्मी काल आपा है ना हवाई जहाज है वह अपने खेत में उतारांगा, और मम्मी मैं तन अगली सीट के ऊपर बैठा के ले जाऊंगा, आपा मामा के चलांगा, और मैं नाना ने फोन कर दूंगा, तो नाना का खेत में आपा हवाई जहाज नीचे उतार देगा। पाछा नानन भी बैठावांगा, और नानन बैठा के आपा के करांगा, कोई बाजार में चलांगा, बैठे हैं मेरे खातर बढ़िया सूट तो सैंडल लाऊंगा और बढ़िया पैंट लाऊंगा, मतलब उठा उठू के यहाँ कल्पना में बात मारो, वो जय को कोई सिर पगी को नहीं हुआ, समझ गया कि खूब पता होता है। अगर यहाँ कोई टावर है तो बिन देख लियो, 5 साल का आसपास को अगर टावर है तो वो देखियो कितनो बड़ो फेंकुचंदो है। तो कल्पना देसी भाषा में फेंकना, प्री स्कूल एज है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्री स्कूल एज को अपन ऐसे भी लिख दें कि क्या लिखेंगे, पूर्व या प्राक, पूर्व या प्राक विद्यालयी, पूर्व या प्राक विद्यालयी अवस्था,
पूर्व या प्राक विद्यालय जो अवस्था है वो कौन सी है? प्री स्कूल एज। यानी प्री का मतलब आप पढ़ते हो ना, प्री और मेंस एग्जाम देते हो, तो मेंस का मतलब मुख्य, मुख्य, और उससे पहले कोई परीक्षा है वो प्री। तो प्री का मतलब पूर्व, पूर्व पहले की जो परीक्षा है। तो पढ़ने से, विद्यालय जाने से पहले की जो अवस्था है, अरे सब न पतो है, अपना बड़ो भाण भाइयों है, या मान लो अपना आसपास में कोई सरकारी स्कूल हुआ तो अपने दादा के साथ पकड़ा के आंगड़ी टाबर न भेज दी जा स्कूल में हांडा, और न तो बोलो जाके मिड डे मील में दाल खिचड़ी कुछ खाओ वो खाया है, और बैठनो सीख ले वो। आप या को नहीं खाएंगे टाबर, एक साल बैठनो सीख ले वो, स्कूल में बैठनो सीख ले वो। तो वो मतलब पूर्व, पूर्व विद्यालय अवस्था है। आंगली पकड़ के भेज दी। आजकल तो क्या है कि टाबर को छोटा सा कोई इतनी किताब गेलना डाल दी, चश्मा लगा दी, पैंट है नीचे पढ़ना हो जा, उनका तो बेचारा पूर्व प्राथमिक, पूर्व विद्यालय अवस्था हुई आमती अपने टाइम में 8-10 साल को तो स्कूल में जाता, और वो भी एक पट्टी पट्टी लेके जाता, बढ़ तो ले ली तो साथ में बर्तन खा तो के कोई दूसरों खा तो, और कोई गुड़ पड़ता तो मैं पट्टी की दे के उनको सिर पाट दी तो, फिर मास्टर मारतो उन मुर्गो बना के। तो वह स्कूल अवस्था अलग है। अब तो माटी लाग जाए तो बच्चा का अरे 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 इसको तो क्या एलर्जी हो गई, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, बताओ भाई क्या करें। तो वो क्या है? पूर्व विद्यालय अवस्था। फिर अजीबो गरीब अवस्था है। अजीबो गरीब है भाई साहब, खूब अजीबो गरीब है। मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी बात पूछ लेगा, कुछ भी बेतुक की बात है जिसका कोई तुक नहीं है, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप कहे कि आज मैं चिड़ावा गया था, या आज मैं झुंझुनू गया था, आज मैं जयपुर गया था, और वहां गया तो वहां से आने के बाद मैंने देखा कि एक व्यक्ति बाइक चला रहा था, तो वो कहेगा क्यों चला रहा था। समझ रहे हो मेरी बात को? बिना तुक्की अजीब सी बातें, अजीब और गरीब बातें करता है खूब। तो ये तीनों अगर आप देखते हो तो एक जैसे फैक्ट है। अतार्किक चिंतन तभी होगा जब कल्पना में रहेगा, और अजीबो गरीब बातें जब भी करेगा जब वो अतार्किक चिंतन करेगा। फिर बक्की अवस्था है, बकता रहता है कुछ भी। छोटे बच्चे को आप कह दो अरे सुना रहे वो गाना, सुना कौन सा, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, खूब गाता है खूब। फिर कहेगा नहीं नहीं अब ये वाला गाना नहीं, अब तो दूसरा सुनाएंगे। फिर कोई हरियाणवी गाना सुनाने लग जाता है। इसका मतलब बकता रहता है, बकेगा खूब बकेगा। उसको पता नहीं है, वो अपने घर वालों की बातें भी बता देता है, उसको पता नहीं होता है कि इसको बतानी है कि इसको नहीं बतानी है, सबकी बता देता है। आपके साथ भी ऐसा खूब हुआ है, आपकी बातें भी खूब बताई हैं। फिर है नामकरण विस्फोट की अवस्था है। खूब खूब नाम लेता है, पता नहीं कि कहां से कैसे कैसे नाम निकाल के लाता है, पता ही नहीं है। अरे भाई साहब पूछो ही मत, उसके पास नामों की कमी नहीं होती है। किसने कहा था? पियाजे ने। तो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? जब जब अपन प्याज को छिलते हैं ना, प्याज को छिलते हैं, छिलते हैं ना प्याज को, तो जब उसके छिलके उतारते हैं ना, छिलके उतारते हैं तो अपनी आंखों से विस्फोट होने लग जाता है। विस्फोट का मतलब आंसू आने लग जाता है। फिर अपन उल्टे सुलटे नाम लेते हैं, हे मावरी मार दियो हे भगवान अब की बात हो प्याज काट लियो, अगली बार कौन काटूं, कण कही मैंने काट दियो, और ये हजार बात, यानी नामकरण विस्फोट। भाई साहब रटना है कैसे भी रट लो। नामकरण विस्फोट की जो अवस्था है वो किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? पियाजे ने। फिर संस्कारों के निर्माण की अवस्था है। पता है आपको कैसे है? बच्चे को कह दिया दादाजी को सुबह उठ के नमस्ते करना है, तो वो डेली करेगा। और फिर आपको पता है जो व्यवहार निरंतर किया जाता है वो स्थायी हो जाता है, तो वो भविष्य निर्माण में सहायक है। नाना जी को नमस्ते करना है, बड़ों को नमस्ते करना है, वो संस्कार निर्मित होते हैं इस अवधि में। बादशाह की अवस्था है भाई साहब, बादशाह की। कैसे है सबको पता है। मम्मी के साथ मार्केट गयो, और मम्मी ने कहा मम्मी वो कुरकुरो दिवा, अब टाबर ने दिवायो को ये तो वो कुरकुरो ले वो नहीं जगाई रोड पर लौट गई। बादशाह है। या अगर उन मिलगो कुरकुरो, अब मम्मी कहती कि दूसरों बच्चों आगो घरान न्यू कहती भैया ले तेरे भाई ने देते, तेरे छोटो भाई है उन्नू। मतलब हर चीज में खुद को, या तो वो चीज सत्य होगी, या तो वो घटना घटित होगी, नहीं होगी तो अपन करवाएंगे।
है कि नहीं? तो वो है बादशाह की अवस्था। फिर नैतिकता का अभाव है, उन कोई मतलब को नहीं कि वो उगाड़ो आंड रहे हो है, चड्डी पैर के घूम रहे हो है, कोई मतलब को नहीं बन। कोई रिश्तेदार आ रहे हो तो भी कोई मतलब को नहीं। मान लो ते कोई बड़ा अधिकारी है बात कर रहा हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हो, यार मान लो तारा बहुत अच्छा सीनियर कोई आपके घर आए हुए हैं, तो भी वो उगाड़ो के तार ना जाओ पापा पापा मम्मी मम्मी, कोई मतलब को नहीं बन। वो बेतुकी बात, मतलब नैतिकता तो तब होगी जब उसमें तार्किकता होगी। जब तार्किकता ही नहीं है तो नैतिकता कहां से होगी? नैतिकता नहीं होती है। और अगर उसमें अपने संस्कारों का निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण करने के बाद नैतिकता का भाव आता है, पहले थोड़ी आता है। फिर है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, बिल्कुल है। जैसे संस्कार देंगे, जैसे संस्कार देंगे, जैसे उसमें नैतिकता के गुणों का विकास करेंगे, जैसे उसकी तार्किकता का विकास करेंगे, वैसा ही उसका जीवन होगा। और क्षणिक संवेग की अवस्था है, क्षणिक। कई बार थे देखो, गुस्सा में आगे मान लो कोई टाबर का थापड़ मार दियो और पाते जेब में गोली काट के दो, टॉफी। गोली को मतलब समझोगे, बंदूक की गोली को ना, अपन खान की टॉफी 1 रुपए की 16 आती पल्ली, बस गोली टाबर ने निकाल के दे दी, ले बेटा। तो वो रोम तो हंसन लग जा वो 1 मिनट में रोम तो हंसन लग गया। इसको मतलब क्षणिक समय की अवस्था है, कुछ सेकंड में बदल जाती है। हास तो रो लग गयो, उन योग उन पतो वो 1 सेकंड पहले तारा नाराज है, अगर उन कुछ खान न दे दियो तो वो तारा राजी हो जाओ। समझ रहे होगे? कुछ सेकंड में उसके संवेग जो है वो परिवर्तित होते हैं। ओके, फिर अपन इसमें देखते हैं कि सीखने का एक आदर्श काल है। किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था। सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वेलेंटाइन ने कहा था कि देखो, वेलेंटाइन डे जो दिन होता है ना, वेलेंटाइन डे समझते हो ना? सबको पता है 14 फरवरी। इस दिन सीखने का आदर्श काल होता है, ये याद रख लेना, सीखने का आदर्श काल। अगर कोई मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो लोग मनवा देंगे, बता देंगे दे। समझ गया ना? तो वेलेंटाइन के का है कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। फिर अगली बात कहता है भावी जीवन की आधारशिला कौन कहता है? सिगमंड फ्राइड। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है, जैसे माता पिता करेंगे वैसे ही नकल करता जाएगा वो। और सबको पता है ये भाई साहब, सबको, सबने जीवन में किया है। कई बार देखो माँ, मम्मी है ना, लड़की जो है ना, लड़की बात क्या कर रहे हैं, मम्मी है, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी फोन आ गो दूसरी साइड में गई, तो इतनी देर में लड़की आटा की खाना जय मम्मी बना रही हूँ या नकल करके बनाने की कोशिश करेगी। और लड़का जो है खास करके, लड़का जो है वह खास करके क्या करें, मान लो उनको पिताजी या दादाजी कोई हुक्को पी रहे हो, कोई बीड़ी पी रहे हो है, तो पिताजी जो दादाजी हुक्का बीड़ी नीचे डाल दी। अब वो मौको देखा और मौको देख के क्या करे, वो तन पता है कि बाप बीड़ी उठा के ले जाओ, जहाँ पापा बीड़ी पी रही हो वही हमने टेस्ट करके देखा वो को मतलब अनुकरण, नकलची हो, एक नंबर को नकलची। समझ गया कि मौको पड़ो ना नकल करी ना। इसका मतलब सीधा सा है कि अनुकरण द्वारा सीखता है, नकल कर करके सीखा को, जी को माँ बाप करेंगे भैया कोई टाबर करेगा। ठीक है, सीखने का स्वर्णकाल होता है, बहुत अच्छी बात है। और स्वार्थी व स्व केंद्रित अवस्था है। स्वार्थी मतलब अगर कोई टाबर घर आगो है, जहाँ मान लो मम्मी की गोद में बैठे हो और दूसरो टाबर आगो, मम्मी कह ले बेटा तू उतर जा, मैं तेरे भैया ले लू, दरी को नहीं उतरे। दूसरी बात जो है मान लो अगर न्यू पतो चाल गो कि यो टाबर आगो रही हो मम्मी की गोदी में जागो, तो जोरा मर दिया कि मम्मी की गोदी में बैठा गो कि वो आके न बैठ जा। दूसरों से मान लो 10 खिलौना पड़ा हर उन पता है आठ टाबर यो खिलौनो ले लियो, तो रो के वो खिलौनो ले गो। स्वार्थी हुआ है, स्व केंद्रित हो, कोई मतलब को नहीं, मेरी है तो मेरी है, बाकी कोई की को। समझ रहे होगी? सनी देओल की काजल है जीत मूवी, तुम मेरी है बाकी किसी की नहीं हो सकती। तो वही कहानी है कि अगर मेरा है तो मेरा ही है। देखो है उम्र में 5-6 साल को टाबर होगो ना, बनते एक खिलौना दो और मान लो 20 खिलौना घर पड़ा है, दूसरों टाबर अगर पड़ोस को कोई आगो है वो उन खिलौनों का अलग आ दियो, तो वो अपलो टाबर है वो बाज के बई खिलौना लेगो और पाछर होगा वो। को मतलब स्वार्थी है, खुद को स्वार्थ हम कोई मतलब को नहीं कि आप पड़ोसी है, अपना दोस्त है, अपना भाई है, कोई मतलब को स्वार्थी है और स्व केंद्रित है, खुद के ऊपर केंद्रित है, बाकी बाढ़ में जाओ दुनिया।
जबरदस्त जीवन, अपनी जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई काल है तो वो शैशव अवस्था है। तभी तो इसको गोल्डन पीरियड का है, स्वर्ण काल का है, सीखने का। मस्त है भाई साहब, जिंदगी एकदम बिंदास है। तो अपन इसको एक बार रिपीट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कहा खिलौनों की अवस्था है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, खतरनाक और अपीली काल। हर लोग ने कहा था, क्यों कहा था कि मृत्यु हो जाती है। कल्पना जगत में विचरण करता है, प्री स्कूल एज है, अजीबोगरीब अवस्था, बक्की अवस्था, नामकरण विस्फोट की, पियाजे ने कहा था संस्कारों के निर्माण की अवस्था है, बादशाह की अवस्था है, नैतिकता का अभाव है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्षणिक संवेग की अवस्था है, और सीखने का आदर्श काल है, भावी जीवन के आधारशिला है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, सीखने का स्वर्ण काल है, और स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है। स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होता है। अब देखो, यहां से कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने नोट किया है कि बालक का सर्वाधिक शारीरिक जो विकास है ना, शारीरिक, कौन सा विकास है आपका, शारीरिक। तो याद रखना, सर्वाधिक शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। कौन सी, शैशव अवस्था में। फिर है, जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रिय कार्य नहीं करती है। 30 घंटा तक तापर जाम्यापा देखा गुने आंख काम को नहीं करने की, है ना। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, कोई संवेग नहीं होता है, केवल उत्तेजना पाई जाती है। और जन्म के बाद जो सर्वाधिक प्रभावित होता है वो भय संवेग होता है। भय संवेग कौन सा होता है, भय। देखना आप कभी कि हल्की सी आवाज आएगी तभी बच्चा एकदम से ऐसे हिल के और फिर रोने लग जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो संवेग करता है वो होता है भय। लेकिन जन्म के समय उसमें कोई संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है। ठीक है। फ्राइड के अनुसार शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। ये फ्राइड जो है ये कहता है कि शैशव अवस्था में भी काम प्रवृत्ति पाई जाती है। इसको बस एक बार यहीं रोक दो, काम प्रवृत्ति, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरी पढ़ाऊंगा मैं फ्राइड के बारे में। फिर है, रूसो ये कहता है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यानी कि उसके हाथ पैर और नेत्र, आप छोटे बच्चे को देखना भाई साहब, वो जब भी जगेगा तो वो हाथ पैर ऐसे ही रखता है, पैर ऊपर हाथ ऐसे ही रखता है। रोएगा तब भी हाथ पैर उसके चलते, पैर चलते रहेंगे ऐसे। और उसकी आंखें, मम्मी किधर जा रही है, सोए सोए देख लेगा, ऐसे पूरा मुंडी घुमा के ऐसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा। इसका मतलब उसके जो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं वो हाथ पैर और उसके नेत्र होते हैं। कौन कहता है, रूसो। तो याद कैसे रखोगे, रूस जा न टाबर रूस जा, टाबर रूस जा तो वो हाथ पैर मारा वो। तो बालक का हाथ पैर और नेत्र प्रारंभिक शिक्षक हो, या बात कौन कही, रूसो कही। और फ्राइड, फ्राइड काम प्रवृत्ति की बात करता है, ये करता ही रहता है, ऐसा आदमी है। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। काम प्रवृत्ति क्या है, कैसे क्या चीजें समझाई थी, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी, वो सारी बताने वाला हूं। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलो, हो गया नोट डाउन। चलो इसमें आगे देखते हैं हम। अब देखो, कुछ परिभाषाएं हैं शैशव अवस्था की। कौन सी अवस्था की, शैशव अवस्था की। और इन परिभाषाओं से परिभाषाएं पूछी जाती हैं, खूब आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें देखो, सबसे जो पहली विशेषता वो फ्राइड। अब देखो, इसको पकड़ना भाई, इन बातों को पकड़ना, अगर आपके समझ में आए तो कोशिश करना पकड़ने की। देखो, फ्राइड, एफ और 4 5, फ्राइड और फोर, फ्राइड और फोर जम रहा है ना, पकड़ रहे हैं ना एक दूसरे को, फ्राइड और फोर। इसका मतलब मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। कौन कहता है, फ्राइड। फोर फ्राइड, फोर फ्राइड, फोर फ्राइड, 4 बार बोलो, फोर फ्राइड, फोर फ्राइड, याद हो गया। यानी फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा, फ्राइड ने। फिर गुड एन एफ, कौन है, गुड एन एफ और एनएफ, अहियां कौन लागे के जानो, आप अहियां बोला हाफ। एनफ है भाई, एनफ हाफ है, इनफ है, इनफ है, इनफ है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एनफ, ठीक है, एनफ है, हाफ है, हाफ। तो इसको मतलब आधा, आधा शब्द है। और क्या कहता है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। एनफ है, आधो है, ठीक है, एनफ आधो, हाफ है, हाफ। यानी कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। भाई साहब, मैं किसी की कोई कॉपी ट्रिक नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे दिमाग से जो बातें मेरे को, मैंने मेरे एग्जाम में तैयारी की थी उस एग्जाम के लिहाज से आपको बता रहा हूं, देसी तरीके से बता रहा हूं।
बहुत मजे से एग्जाम में बहुत गजब की याद रहेंगी, जैसे 4-5, 4-5 वर्ष, 4-5 वर्षों की बात फ्राइड करता है, आधे की बात करता है गुड एनफ, यानी कि जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है, 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है विकास जो होता है। फिर बात करता है कि न्यू मैन, न्यू मैन, न्यू 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 नया, न्यू, और न्यू जो होता है वो ग्रहण करते हैं, नया कुछ सीखने को मिलेगा तो आप उसको ग्रहण करते हो अपने मस्तिष्क में। तो देखो 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील है, ग्रहणशील है। कैसी है? ग्रहणशील है। समझ आया दोस्तों? देखो 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। किसने कहा था? न्यूमैन ने। किसने कहा था? न्यू। नई बात हमारे मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है, चाहे वो 5 हो चाहे वो 10। फिर है जॉन लोक। जॉन लोक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको तो भाई रट ही लेना, है ना। क्या कहता है? बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, टेबुलर आशा है वह, उस पर अपने अनुभव लिखता है। यानी खाली किताब है, वह के ऊपर वो आंक लिखा है। कौन का है? जॉन लोक। लोक यानी घर का लोक लगा के संदूक में खाली कापी धर दी, सीधी सी बात है, जॉन लोक। और जॉन लोक क्या कहा है कि बालक को मस्तिष्क कोरी स्लेट है, खाली किताब ही, कोरी स्लेट ही, अपनी अपनी पट्टी बड़ तो हो, मैंने लोक लगा के घर का अंदर धर दी। टेबल, टेबल, टेबल और स्लेट दोनों, टेबल और रासो, और अपना याद रखना फिर ताना लिख के नहीं आनी, ताना ऑप्शन सही करके आना है। 4 में है, एक ऑप्शन सही आओ, बस इतना याद रखियो कि के पूछो कि बालक को मस्तिष्क कोरी स्लेट है, टेबुलो रासो है, और वह उस पर अपने अनुभव लिखता है, जॉन लोक ने कहा था। और एडलर, एडलर, एडलर क्या कहता है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वह भविष्य में उसका स्थान क्या है। देखो शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। भविष्य में अगर स्थान निश्चित करना है तो एडी लगा के और खुद ने निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे मान लो ट्रेन में भीड़ है, भयंकर जगह स्थान बनाना है, अगर भविष्य में अगर ट्रेन में जान खातर अपन जगह बनानी है तो अपन एडी लगावांगे, और एडी लगा के जोर लगा के और फिर अपन स्थान बनावांगे। तो एडलर, एडी लगा के बोलो कि अगर कोई बालक भविष्य में के स्थान निर्धारित करेगा शुरू का जन्म का कुछ समय बाद ही निर्धारित हो जाए, तो सीधी सी बात है। अब देखो याद करो, 4-5 वर्षों की बात फ्राइड करता है ना, और गुड एनफ आदि की बात करता है, न्यूमैन ग्रहणशील की बात करता है, और टेबुला रासा कोरी स्लेट हमने लोक के अंदर रख दी, जोन लोक, और न्यूमैन की हमने ग्रहणशील की बात करी दी, एडी लगाकर हम भविष्य में स्थान को निर्धारित कर देंगे। और इसी के साथ आज की क्लास भी निर्धारित कर दी। 2 अवस्थाएं आपको पढ़ा दी हैं, गर्भावस्था और शैशव अवस्था। अब इसमें ये जरूर देखना, छोटा सा नोट डाल के लास्ट में जरूर लिखना, नोट डाल के, कि शैशव अवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, शैशव अवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि खेल विधि है। खेल खेल में बच्चों को सिखाना है, और खेल खेल में ही बच्चे कंप्लीट सीख लेते हैं, और खेल के माध्यम से सीखी हुई गतिविधियां ज्यादा समय के लिए निर्धारित, निश्चित और स्थायी होती हैं। इसी के साथ आज का सेशन अपन यही विराम देंगे। अगर आपको मजा आ रहा हो पढ़ने में तो अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो, अपना बड़ा परिवार बन जाए, जिससे अपन और कुछ, जैसे मेरा भविष्य में विचार है कि अपन कुछ सब्जेक्ट की क्लासें भी शुरू करें, तो एक बड़ा परिवार बन जाए, तो मुझे भी उत्साह मिले और ज्यादा ऊर्जा मिले, जिससे मैं क्या है इस पे विषय विशेषज्ञ के द्वारा अपनी कुछ क्लासेस शुरू कर सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जबरदस्त अपनी पढ़ाई कीजिए, और रिविजन जो अपनी क्लासेज हैं उनकी 5 क्लासें हो गई, ये 6 नंबर की क्लास है, तो इन 6 क्लासों का रिविजन भी कीजिए। जैसे ही एक यूनिट पूरी होगी, पूरा का पूरा आपको एक पीडीएफ बनाकर दूंगा, और वो पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर एक दिन पहले मिल जाएगा। उसको सोल्व करना है, और दूसरे दिन उसको अपना यही आपके सामने उसको हल करवाएंगे, और उसमें देखना कि आपके पढ़ाए हुए में से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।